हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ओबीजी में यूज़ होते हैं, जो कि ऑब्स्टेट्रिकल या फिर गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में यूज किए जाते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, सो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जनरली देखो, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे कि उसके क्या इंडिकेशन होते हैं, कौन से प्रोसीजर में यूज किए जाते हैं और दिखते कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये यूज़ होते हैं आपके डिलीवरीज में, बाकी प्रोसीजर्स में, चाहे वो प्रोसीजर एग्जामिनेशन हो, ऑब्स्टेट्रिकल हो, गायनाकोलॉजिकल हो या फिर और कोई प्रोसीजर हो। ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहला आता है कस्को वजाइनल स्पैकुलम। बेसिकली जो कस्को वजाइनल स्पैकुलम है, ये एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है सर्विक्स और वजाइना को विजुअलाइज करने के लिए, whether it is deliveries or any other procedure which is used to diagnose any disease condition or any malformation in the cervix or vagina। ठीक है। तो जनरली ये एक गायनाकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किए जाते हैं प्रोसीजर्स में। वो ऐसे प्रोसीजर जिसमें कि हमें विजुअलाइज करना है, जैसे सर्विक्स को विजुअलाइज करना है या फिर वजाइनल कैनाल को, क्योंकि हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम विजुलाइज करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि है कस्को वजाइनल स्पैकुलम। इसको क्या किया जाता है कि वजाइना के थ्रू एंट्रोइटिस को हम क्या करते हैं, सेपरेट करके, जो कि लेबिया माइनोरा है वजाइना में, उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से। ठीक है। इसके बाद से क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते हैं। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कस्को वेजाइनल स्पैकुलम है, उसका इंसर्शन मेथड कभी भी हम उसको ओपनली इंसर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इन ओपन मेथड दिस इज टू वाइड एंड बिकॉज ऑफ देयर वाइडनेस वी कांट एडजस्ट दिस और कांट इंसर्ट इजीली। ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज मेथड में इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद से इनसाइड द वजाइना, इनसाइड द यूट्रस, हम इसको फिर ओपन करते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ओपन कर लिया, हमने प्रोसीजर कर लिया, विजुअलाइज कर लिया सर्विक्स को, तो जब हम इसको रिमूव कर रहे हैं तो ओपन ही रिमूव करते हैं। तो देखो, इसमें दो चीज़ें हैं मेन पॉइंट, कि कस्को वजाइनल स्पैकुलम को हम क्लोज मेथड में इंसर्ट करते हैं वजाइना में, और जब रिमूव करते हैं तो इसको ओपन मेथड में रिमूव करते हैं। क्योंकि अगर हमने इसको क्लोज किया इनसाइड द वजाइना, इनसाइड द सर्विक्स, तो क्या होगा, जो भी आसपास के सराउंडिंग टिश्यू होंगे वो डैमेज होंगे। वो डैमेज कैसे होंगे कि जैसे ही हम इसको बंद करेंगे, जैसे इसको क्लोज करेंगे, जो टिश्यू हैं वो टिश्यू क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा और फिर वो डैमेज हो जाएगा। दैट्स वाई वी शुड रिमूव दिस स्पैकुलम इन ओपन मेथड। ओके। बाकी देखो, जनरली ये किसी भी प्रकार का कोई मास फॉर्मेशन है, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एंटीपार्टम हेमरेज में ब्लीडिंग देखने के लिए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो अगर लीकेज होता है, तो ये चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं कि कहीं जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर वो रप्चर हो जाएगा पहले तो फिर दिक्कत आता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो फीटस अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम कस्को वेजाइनल स्पैकुलम का यूज़ करते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन है सिम्स डबल ब्लेडेड स्पैकुलम। सिम्स डबल ब्लेडेड स्पैकुलम, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। देखो, जो सिम्स डबल ब्लेडेड स्पैकुलम है, जनरली ये पोस्टीरियर वॉल को, वजाइना का जो पोस्टीरियर वॉल है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। जो कि पोस्टीरियर वॉल है उसको थोड़ा सा और रिट्रैक्ट करते हैं, और जो सिक्रीशंस होता है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं सिम्स डबल ब्लेडेड स्पैकुलम से। वो कैसे? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो बीच में ग्रिप बना हुआ है,
तो अगर पोस्टीरियर वजाइनल पे हम उसको रिट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे अगर रिट्रैक्ट होगा तो जो भी सिक्रीशन है अंदर से आने वाले हैं वो सारा सिक्रीशन इस ग्रिप में आएगा, और अगर इस ग्रिप में आएगा तो वहाँ से हम उसको लेकर के और कल्चर के लिए भेज सकते हैं। ये जनरली कल्चर इसलिए हम करते हैं, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, किसी प्रकार का कोई मायोमा वगैरह हो रहा है, अगर कोई यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हैं, तो इन सारी चीज़ों का अगर हमें सैंपल भेजना है लेबोरेटरी में तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है यूटेराइन साउंड। देखो यूटेराइन साउंड एकदम आपको स्टिक के जैसे दिखेगी। कुछ यूटेराइन साउंड्स में ऐसा होता है कि उसमें नंबरिंग किया हुआ रहता है, कुछ यूटेराइन साउंड थोड़ा सा कर्व्ड रहता है और कुछ स्ट्रेट रहते हैं। इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यूटेराइन साउंड का यूज हम करते हैं टू मेजर द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड सर्वाइकल कैनाल। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आता है लेंथ। लेंथ किसका? लेंथ मतलब सर्विक्स का लेंथ, इसके साथ डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड सर्वाइकल कैनाल। डायरेक्शन यूट्रस क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि यूट्रस कई बार ऐसा रिट्रोवर्जन या फिर रिट्रोफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अगर यूट्रस का जो डायरेक्शन है वो अगर माल डायरेक्शन हो गया जैसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसका डायरेक्शन सही नहीं है, रिट्रोफ्लेक्शन हो गया है, रिट्रोवर्जन हो गया है, तो इसमें क्या होता है कि वो दिक्कत आता है। दिक्कत क्या आता है जनरली कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर अगर हमें उसका लेंथ देखना हो, मतलब कि जो फीटस है वो कहाँ तक डिसेंट हुआ है, तो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो जनरली देखो ये जो यूटेराइन साउंड है इसको हम वजाइनली इंसर्ट करते हैं, और क्योंकि उसमें नंबरिंग है तो हम उससे पता कर सकते हैं कि कितना इंसर्ट हुआ है और ये अभी कहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे और डायरेक्ट स्ट्रेट हम इंसर्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब ये है कि अगर ये फंडस को टच नहीं किया है यूट्रस के, तो इसका मतलब ये है कि जो यूट्रस है उसका जो लोकेशन है या फिर उसका जो डायरेक्शन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है हेगार यूटेराइन डायलेटर। देखो बेसिकली ना ये दोनों जो है थोड़ा बहुत सिमिलर दिखता है, अगर अच्छे से देखो तो नहीं दिखेगा, मतलब आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जनरली कुछ लोग होते हैं कि 4 लेंस के बाद भी नहीं दिख पाता है सही से, क्योंकि जैसे तुम 2 इंस्ट्रूमेंट एक साथ उठाते हो तो फिर वहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल रही हूँ, यूटेराइन साउंड और हेगार यूटेराइन डायलेटर। देखो बेसिकली इसका ये है ना कि जब हमें पता है कि 4th स्टेज ऑफ लेबर जो होता है उसमें हम डायलिटेशन देखते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन से और एंड कहाँ होता है 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो जो सर्विक्स का डायलिटेशन हो रहा है वो कितना डायलेट हुआ है, जो आपका हेगार डायलेटर है ना यूटेराइन डायलेटर, इसका 2 काम है। पहला चीज़ तो ये लेवल ऑफ सर्विक्स का डायलेशन भी मेजर करता है, मतलब कि लेवल ऑफ डायलेटेशन को मॉनिटर करेगा कि कितना डायलेट हुआ है, क्योंकि ये जो डायलेटर है इसको अगर इंसर्ट किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि ये कितने सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब अगर ये इंसर्ट हो गया तो अभी सर्विक्स इतना डायलेट हुआ है, और इसके साथ साथ ये क्या करता है इंड्यूस फर्दर डायलेशन। और फर्दर डायलेशन कैसे इंड्यूस कर सकता है, तो इसलिए कि ये जो हेगार यूटेराइन डायलेटर है ये डिफरेंट साइज के होते हैं, बहुत पतला भी होता है, इसके साथ साथ ये वाइड होता जाता है। तो अगर हमें और ज़्यादा जो सर्विक्स है उसको डायलेट करना है तो इससे आगे वाले नंबरिंग के, मतलब कि इससे जो वाइड यूटेराइन डायलेटर है हम उसका यूज़ करते हैं और उसको इंड्यूस करते हैं कि डायलिटेशन जो है वो बना रहे और डायलिटेशन और इंड्यूस हो जाए और ज़्यादा डायलेशन हो जाए। तो हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इन दोनों डिफरेंस देखना कि जो यूटेराइन साउंड है ये क्या करता है लेंथ को मेजर करता है और यूट्रस के डायरेक्शन को। ठीक है, लेकिन जो हेगार यूटेराइन डायलेटर ये क्या करता है डायलेशन के लेवल को मॉनिटर करता है, इसके साथ साथ डायलेशन को इंड्यूस भी करता है। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास आता है रिंगले फोर्सेप। रिंगले फोर्सेप का मतलब ये है, देखो ये जनरली दिखने में ये थोड़ा सा अजीबोगरीब है और इसको लॉक करने की बहुत अच्छी टेक्निक है। ठीक है, अगर आप इसको सही से लॉक नहीं करेंगे ना तो ये इंसर्ट भी नहीं होगा या फिर इसका हम कोई यूज़ नहीं कर पाएंगे।
यूज इन वजाइनल और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी स्पेशली व्हेन द बेबी इज फार अलोंग इन द बर्थ कैनाल। देखो, जनरली रिंगले फोर्सेप हम यूज़ करते हैं डिलीवरीज में, और इसलिए डिलीवरीज में यूज़ करते हैं उस टाइम पे जब जो फीटस है, मतलब हम उसको डिलीवर कराने की कोशिश कर रहे हैं और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या है, ज़्यादा लंबा खिंच गया है, यानी कि 12 आवर्स से भी ज़्यादा अगर उसमें टाइम लग रहा है, या फिर प्राइमरी मदर है उसमें 2 घंटे से ज़्यादा लगे। जनरली तो ये पूरे लेबर का टाइमिंग है, बट अगर सेकेंड स्टेज से देखो तो 6 आवर से ज़्यादा, 6 to 8 आवर हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर 6 to 8 आवर से ज़्यादा हो गया प्राइमरी मदर में, या फिर सेकेंडरी मदर है उसमें हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए कि जो फीटस है ना उसका हेड हम इसमें ग्रेस्प कर लेते हैं। हेड को ग्रेस्प करने के बाद से इसको हम डाउनवर्ड अपवर्ड मैनर में उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए रिंगले फोर्सेप का यूज़ किया जाता है। और देखो, ये इंसर्ट करने की भी टेक्निक होती है। अगर आप इंसर्ट करें तो जनरली वैसे इतने आसानी से इजीली मेथड में थोड़ा सा इंसर्ट नहीं होगा, थोड़ा सा तो इसमें दिक्कत होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा डेविएशन के बाद ये इंसर्ट हो जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर इंसर्ट नहीं हो रहा है तो उसमें आपको कभी भी फोर्सली इंसर्ट नहीं करना है, आपको इसको फिर दोबारा से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद से आपको पहले राइट इंसर्ट करना है, फिर लेफ्ट, उसके बाद से फिर क्या करना है, जो भी हेड है उसको ग्रेस्प करना है। ग्रेस्प करने के बाद से फिर उसको हमें रिमूव करना है इन आउटर व्यू। ओके, तो ये यूज होता है हमारा रिंगले फोर्सेप का। तो ऐसे अभी हमने सिर्फ 5 ही इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया है, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे तो इसके साथ हम जल्दी इसको समझेंगे और जल्दी से हमें लर्न होगा। तो ये 5 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि जनरली आपसे पूछ ही लिए जाते हैं, आपको हर लैब में हर जगह दिख जाएंगे। हर लैब मतलब ये नहीं कि तुम न्यूट्रिशन लैब में जा करके और ये सारे इंस्ट्रूमेंट खोज रहे हो तो कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि छोटा से छोटा प्रोसीजर भी अगर कर रहे हो, आप ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी लैब में जा रहे हो, एमसीएस लैब में जा रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी तुम लोग क्लासेस पढ़ नहीं रहे हो आजकल, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। मैं मानती हूँ कि ठंड ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों भी पढ़ाई लिखाई साथ में करेंगे। इसके साथ साथ ये भी है कि आप क्लासेस देखो, क्लासेस पढ़ो। इसके आगे अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है तो आप बता सकते हैं, हम उसकी क्लासेस ले लेंगे, देख लेंगे। बाकी आज के इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, ठंड से बच के रहना। ठीक है।